start with the next topic in this chapter, that is about the numericals only. Last time we already Doppler effect covered किया था. What is Doppler effect? What are its applications? What are limitations of Doppler effect? We already seen. And we also seen the two derivations about the Doppler effect. Right? So, मतलब the limitations or applications बाकी है, I think. So let us do it first, and then we will go to the numericals. The common property between Doppler effect. Like major. yes. So numeral क्या है ना, ये जैसे कल बताया था, वो 50 बंद कर दो. जैसे डॉपलर इफेक्ट साउंड में होता है, वैसे लाइट में भी होता है. लाइट के अंदर भी डॉपलर इफेक्ट होता है, लेकिन बेसिकली दोनों के बीच में एक डिफरेंस है. देखो इसमें होता क्या है कि अगर सपोज साउंड में अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, ये मैटर करता है. मतलब उसमें तो अलग-अलग फॉर्मूले हमको मिलते हैं. देखो अगर सपोज सोर्स रेस में है और ऑब्जर्वर जो है वो मोशन में है, सपोज कुछ हम स्पीड से मान लो कि 40 किलोमीटर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और सोर्स रेस में है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ. फ्रीक्वेंसी सपोज 100 है, ठीक है, 100 इज द फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. सो हमको क्या मिलेगा फॉर्मूला, NA that is equal to observer is motion. So V plus VL upon V into N. करेक्ट है. तो इससे हमको मिलेगा V जो कि 340 है प्लस 40 divided by 340 again, and that is multiplied by 100, जिससे हमको मिलेगा एक्चुअली 380 upon 340, and that is multiplied by 100, which actually gives us तो इन शॉर्ट पे है ना कि यहाँ पे जो भी इनको मिलेगा 19/17 into 100, ये हमको मिलेगा, जो कि भले 1 से बड़ा है, नो डाउट, मतलब 100 से बड़ा ही आएगा इसका आंसर, लेकिन जो भी आएगा तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे सिचुएशन के साथ, जिसमें मान लो कि सोर्स अभी इस केस में रेस्ट में मोशन में है और वो भी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रहा है, और ऑब्जर्वर अभी रेस्ट में है, और सोर्स जो है वो 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है. तो ऐसे केस में हमको पता है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कितना मिलेगा, उसके फॉर्मूला हमारे पास है V upon V minus Vs into N, so that we can get this V which is 340 here divided by 340 minus 40 into 100 is multiplied by 100, so that we can get this as 340 by 300. yes, 340 upon 300 comes out to be almost, if we just reduce it by 2, then we can be able to get this as 17/15 into 100. After all, this number is going to be different. समझ सकते हो इसे, भले वो 100 से बड़ा होगा, अगर कैलकुलेट करेंगे ठीक से डेसिमल में तो कर सकते हो आराम से. कितना करेंगे, 15/17 करेंगे तो 15 1 जा 50, एंड चलो ठीक है 1700 हो गया, वो 15 2 बचा 20 हो गया, 15 1 जा अगेन 50, एंड अगेन कितना बचा भी 5, तो 50 हो गया ऑब्वियस, 15 3 जा बस हो गया, ठीक है, 130 इतना तो मिल रहा है. अब अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या होगा, 17 1 जा 70, ये बन गया एक्चुअली हमारा 19, तो 17 1 जा 17 एज इट इज. अब यहाँ पे बचा 2 20 हो गया, 17 1 जा अगेन, ठीक है, तो ये बचा 3 बचा अभी 30 हो गया, तो 17 2 जा 2 जा नहीं सर 17 1 जा 17 2 बचा 20 हो गया, तो 17 1 जा 17 अगेन 3 हो बचा 30 हो गया, बराबर है ना. हाँ 34 हाँ 1 ही आएगा, 0.8 या 6 ऐसे स्कोर आएगा. We can approximate it as 412, but can we find that there is a slight difference between these two?
है कि नहीं? यहाँ पे हमको 113 मिल रहा है और यहाँ पे 111 मिल रहा है। बोले सिचुएशन की तरफ अगर ठीक से देखो तो पता चल रहा है कि ये यहाँ पे ऑब्जर्वर 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है और सोर्स रेस में है, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस में है। तो भले अभी यहाँ पे एक दो सिचुएशंस है, मान लो यहाँ पे सोर्स रेस में है और ये ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा है, और ऑब्जर्वर रेस में है और सोर्स इस तरफ आ रहा है। होना तो दोनों केस में सेम ही चाहिए ना। रिलेटिव वेलोसिटी अगर देखो ठीक से, रिलेटिव वेलोसिटी तो दोनों केस में सेम ही मिल रहा है हमको, ठीक है। तो ऐसा एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, भले सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, स्पीड तो सेम है ना, रिलेटिव स्पीड तो सेम है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ता है, ये साउंड में होता है। साउंड का डॉप्लर इफेक्ट ऐसा है, साउंड के अंदर ये फॉर्मूले हमको यूज करने पड़ते हैं, और साउंड के अंदर ही ऐसा होता है कि सोर्स या ऑब्जर्वर दोनों में से कोई भी अगर एक मूव कर रहा है और दूसरा कांस्टेंट है, रेस्ट में है, तो हमको अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। लेकिन लाइट के अंदर ऐसा कभी नहीं होता। लाइट के अंदर क्या होता है पता है, भले सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट एंड डॉपलर इफेक्ट इन साउंड के बीच में। So basically Doppler effect in sound is supposed to be unsymmetrical समझा कैसे? Unsymmetrical, but Doppler effect in light is supposed to be symmetrical, ठीक है। symmetrical मतलब दोनों में से कोई भी मूव करेगा तो भी चलेगा। After all it depends on relative velocity only it is only the relative velocity which matters, not actual velocity, okay। तो actual velocity के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लाइट के अंदर हम देखते हैं के अंदर जो फॉर्मूला हमको मिलता है, क्या अभी हमने देखा कि स्लाइड के अंदर हम क्या करते हैं ना कि लाइट का जो डॉपलर इफेक्ट है वो जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके लिए वो हम कभी अप्लाई करेंगे बताओ? अगर कोई स्टार हमारी तरफ मूव कर रहा है या हमसे दूर जा रहा है, उस केस में हम यूज करेंगे डॉपलर इफेक्ट लाइट का, ठीक है नहीं? तो अभी दो स्टार्स अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या एक स्टार कांस्टेंट रेस में है, दूसरा स्टार उसकी तरफ आ रहा है, ये सिचुएशन तो बहुत रेयरली हमको मिलेगा। एक्चुअली हमको सिचुएशन कौन सी मिलने वाले हैं, क्योंकि हम डॉपलर इफेक्ट कहां से ऑब्जर्व करने वाले हैं? लाइट का अर्थ से ऑब्जर्व करने वाले हैं, और अर्थ या सोलर सिस्टम जो पूरा सन जो है या सोलर सिस्टम जो है वो एज इट इज वी कैन सपोज इट इज एट अ रेस्ट, इट्स एट रेस्ट, क्योंकि वो तो कभी मूव होने का चांस ही नहीं है ना। तो ऑब्जर्वर के मूव होने का जो केस है वो लाइट के अंदर कभी मोस्टली आने वाला ही नहीं है। समझा क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर मतलब हम हैं और हम तो अर्थ पे बैठे हैं, और जो भी स्टार मूव हो रहा होगा तो स्टार का स्पीड निकालने के लिए हम अगर डॉपलर इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो स्टार के स्पीड के कंपैरिजन में हमारा स्पीड तो कुछ भी नहीं है ना। भले अर्थ मूव हो रहा है, नो डाउट सन के आसपास वो मूव हो रहा है, लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो भी स्टार और सन के बीच में का जो डिस्टेंस है उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब समझो ये सन, ये अर्थ और ये स्टार ऐसा है, उधर से तो इसलिए और स्टार का जो स्पीड है वो किसी किलोमीटर पर सेकंड में होता है, किलोमीटर पर सेकंड में, मतलब 1000 किलोमीटर पर सेकंड, 1500 किलोमीटर पर सेकंड, 2000 किलोमीटर पर सेकंड, इतने बड़े-बड़े स्पीड्स होते हैं स्टार्स के। तो ऐसे केस में हमारा स्पीड क्या है उसके सामने? अर्थ का जो स्पीड है सन के आसपास का वो भी कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो इसलिए हम वी कैन जस्ट कंसीडर द अर्थ टू बी ऑलमोस्ट एट रेस्ट, ओके। मींस अर्थ इज ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पे बैठे हैं, और अर्थ कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट always, and only source can be in motion, only source can be in motion, and that's why we can only have one case in the light, that is the formula in which source is in motion वाला है ना। कल हमने जो दूसरा किया था source is must be in motion, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई किया जाता है लाइट के केस में, because लाइट के केस में source is going to be in motion, observer can never be, because observer means हम earth, which is we are already bound to earth, earth को छोड़ के तो हम किधर जाने वाले हैं नहीं, और earth already, earth का स्पीड इतना कम है बाकी सभी स्टार्स से कुछ भी नहीं, ना के बराबर है, इसलिए अर्थ को हम रेस्ट में समझ सकते हैं। इसलिए लाइट के डॉपलर इफेक्ट के अंदर एक ही केस आता है, ये वाला। ऑब्वियसली दो केसेस आते हैं जिसमें सोर्स मे बी मूविंग टुवर्ड्स और मे बी सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, ये दो ही केसेस आएंगे। तो इसलिए फिर in case of Doppler effect of light, you can say the
frequency, apparent frequency, उसके लिए formula क्या बनेगा बताओ? If suppose a star is moving towards Earth with some speed v or vr, suppose vr is the speed of star, okay, towards Earth, and suppose c is going to be the speed of light. देखो ठीक से यहाँ पे लाइट का स्पीड हमको यूज करना पड़ेगा, साउंड का नहीं, साउंड है ही नहीं ना अभी, लाइट लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लाइट का स्पीड यूज करना पड़ेगा c, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हुआ करता है। तो ये स्पीड यूज करने से हमको ये फॉर्मूला जो मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला, तो अभी अब इसमें भी क्या है ना कि फ्रीक्वेंसी जो है, ये फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी, उसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। लाइट के केस में न्यू से डिनोट किया जाता है, न्यू, ये हो गया हमारा न्यू, न्यू डैश इसको हम बोल सकते हैं। न्यू डैश मतलब क्या? अपरेंट फ्रीक्वेंसी, which is going to be v will be replaced by c divided by c again replaced by c minus vs मतलब सोर्स का वेलोसिटी जो कि vr है। vr means क्या है यहाँ पे? Relative velocity, ठीक है, relative velocity, or we can say the velocity of the star, distant star here, and into frequency, original frequency emitted by the light, the source का जो emitted frequency है, original frequency, वो यहाँ पे न्यू रहने वाला है, और recorded frequency न्यू डैश रहने वाला है। अभी इससे भी आगे जाके इस फॉर्मूला को हम वेवलेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेवलेंथ के फॉर्म में। देखो कैसे, क्योंकि अगर इसको वेवलेंथ के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इस न्यू डैश को हमको लिखना पड़ेगा c अपॉन लैम्डा डैश, और ये एज इट इज, और ये न्यू को हमको लिखना पड़ेगा c अपॉन लैम्डा सिंपली, बट हियर दिस c will get cancelled from both sides and we'll get 1 upon lambda dash is equal to c upon c minus vr into 1 by lambda, and if you just take the reciprocals on both sides, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, तो we get lambda dash here and this will become c minus vr upon c into this will become reciprocal and becomes lambda, and then we can be able to separate out this here. So we can get this lambda dash is equal to 1 c upon c मतलब 1 minus vr by c vr upon c in bracket into lambda. Okay, so this is a very important formula for finding the wavelength, apparent wavelength. If, and this can be used only when source is moving towards the earth. Okay, if suppose the source is moving towards the earth, then we can use this formula. But if suppose the source is moving away from the earth, then what will happen? so v plus v, यहाँ पे प्लस साइन आएगा बस। साइन आएगा, Yes. सब प्लस साइन आएगा। हाँ, yes, right. Okay, so this is when source is moving towards, and if suppose it is moving away from the earth, then we can just make this lambda dash simply 1 plus vr upon c into lambda. Okay, even इससे भी आगे जाके इन दोनों फॉर्मूलेस को हम और थोड़ा सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो ये जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे लैम्डा डैश, नहीं तो चलो इसको ही करेंगे कन्वर्ट, क्या फर्क पड़ता है, तो हमको करना ही है आगे। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो हमको मिलेगा लैम्डा प्लस vr अपॉन c इनटू लैम्डा, ये तो समझा। अब ये लैम्डा को इधर लेके जाएंगे ये साइड में, तो हमको मिलेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा व्हिच इज गोइंग टू बी vr अपॉन c into lambda. So if you just take this lambda in the denominator, then we can be able to get this lambda dash minus lambda upon lambda is equal to vr upon c. Okay, and this lambda dash minus lambda can be written as delta lambda. That means change in wavelength. See, change in wavelength. So here it is going to be change in wavelength, that is delta lambda upon original wavelength. And we call it as a fractional change in the wavelength. याद है मेजरमेंट के अंदर हमने देखा था फ्रैक्शनल चेंज इन द वेवलेंथ, मतलब रिलेटिव एरर के जैसा, ठीक है। डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज एक्चुअली इक्वल टू सिंपली vr अपॉन c एज अ फाइनल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द change in wavelength if you know the original wavelength and the speed of star, because c is already known, and even इस फॉर्मूला को भी अगर हमने सपोज इस तरह से टर्न आउट किया, दिख रहा है क्या? तो ये लैम्डा डैश बनेगा लैम्डा माइनस vr upon c into lambda, and then we can just shuffle the terms and get
this as lambda dash minus lambda is equal to minus VR upon C. Lambda dash minus lambda will actually be equal to upon lambda. It will be to be minus of VR upon C as it is, so that we can write delta lambda upon lambda is equal to minus of VR upon C. So this is another formula for getting the change in wavelength. Same ही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन, तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस डाल के एक ही फॉर्मूला में उसको डाल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. So this is going to be the change in wavelength, and this is going to be the Doppler effect in light. And here the Doppler effect in sound is symmetrical in the nature, but the Doppler effect in light is going to be unsymmetrical. And we can also find out whether the star is moving towards or away from the earth. And also using this Doppler effect we can find out the speed of rotation of sun. Remember, sun जो घूमता है उसका घूमने का स्पीड भी निकाला जा सकता है, क्योंकि देखो अगर मान लो सन इस तरह से रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंड हियर वी आर, ये ऑब्जर्वर हम यहाँ पे है, तो क्या होगा ना कि इधर इस 8 पॉइंट से जो इमिट किए हुए जो वेव्स है, तो उनके अंदर डबल इफेक्ट जो होगा ना, तो वैसा होगा जिसमें सोर्स इज मूविंग अवे स्लाइटली, राइट, और उसकी वजह से इधर से निकलने वाला जो वेव्स है तो उनका वेवलेंथ जो है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ हमको दिखाई देगा. लेकिन ये जो पार्ट है ये नजदीक आ रहा है ना हमारी तरफ, इसलिए इधर से निकलने वाले जो वेव्स है वो जब हमारी तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट इस टाइप का होगा जिसमें सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऐसा टाइप का होगा जिसमें वेवलेंथ हमको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी सोर्स नजदीक आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, मतलब वेवलेंथ कम होने वाला, और यहाँ पे ये जो सोर्स मूविंग अवे है तो उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कम होगा लेकिन वेवलेंथ उसकी वजह से बढ़ेगा. तो इन दोनों के 8 पॉइंट्स में से मिले हुए जो वेवलेंथ्स है तो उनका डिफरेंस फाइंड आउट करके हम इस सन का स्पीड ऑफ रोटेशन ढूंढ के निकाल सकते हैं, which actually comes out to be almost 2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब सरफेस जो है उसका है तो वो इस तरह से 2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड से घूम रहा है. ये एस्टिमेट किया जा सकता है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक है. और इवन जैसे कल मैंने बताया था कि जो पुलिसमैन होते हैं, ट्रैफिक पुलिस जो होता है, तो ट्रैफिक पुलिस के हाथ में भी एक गन होता है, गन मतलब एक रॉड के टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो अभी इंडिया में नहीं है वैसा, बट फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली ये होता है. तो फॉरेन कंट्रीज में मोस्ट प्रोबब्ली क्या होता है कि मतलब कोई भी ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, रॉड के जैसा, और जो भी जिस भी व्हीकल का स्पीड उसको चेक करना है उस व्हीकल की तरफ वो पॉइंट आउट करता है उसको, उसका इमिटर है, और उसमें से जो है हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे होते हैं, और वो वेव्स जाके उस व्हीकल को टकरा के वापस आते हैं, और जैसे वो मूविंग ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आते हैं तो ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आने वाले जो वेव्स है वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा ही इमिट किए हुए, और उसकी वजह से सोर्स बिकम्स इन मोशन, तो इसकी वजह से जाने वाले वेव्स का फ्रीक्वेंसी और वापस रिफ्लेक्ट होकर आने वाले वेव्स का फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच द वेव्स इंसिडेंट आर इज मूविंग, ठीक है. तो ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट से टकरा के आने वाले जो वेव्स है उनके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है डॉपलर इफेक्ट की वजह से, और सिंपली वो डिफरेंस नोट करके, वो डिफरेंस कैलकुलेट करके वो मशीन क्या करता है, डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट का स्पीड ढूंढ के निकालता है और वो उसके डिजिटल बोर्ड पे डिस्प्ले करता है. तो इमेजिन करो कि हमारे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, वो जैसे हमने पॉइंट आउट किया किसी व्हीकल की तरफ तो हमको व्हीकल का स्पीड पता चल गया डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड पे. तो और अगर समझो ऐसा अगर होता है कि किसी व्हीकल का अगर स्पीड, अगर समझो उस रोड पे जो भी स्पीड लिमिट है उससे अगर ज्यादा अगर पता चलता है कि ऐसा अगर वो ज्यादा स्पीड से जा रहा है तो पुलिसमैन कैन अप्लाई द फाइन, ही कैन चार्ज द फाइन ऑन द ड्राइवर, जो भी ड्राइवर है उसके ऊपर वो फाइन लगा सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली. और अगर वो स्पीड थोड़ा भी कम है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट ओमिट इट. तो इस तरह से ये होता है.
फॉरेन कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्टली वो फॉलो किया जाता है कि मतलब जो स्पीड लिमिट है वो बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना होता है। तो मतलब जो भी और उस उधर के स्पीड लिमिट भी बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे नहीं 30 40 20 25 120 150 ऐसे स्पीड लिमिट्स होते हैं उधर। मतलब उस स्पीड से ज्यादा नहीं जाने का, उससे कम जा सकते हैं। मतलब 80 से भी अगर जा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ब्रेक ब्रेक नहीं है, मतलब रूल्स ब्रेक नहीं किया तुमने, तो इस तरह से होता है। तो ये दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि आपका डॉपलर इफेक्ट यूज हो रहा है ना यहाँ पे, और इवन डिफेंस सिस्टम भी उसी के ऊपर काम करता है। अगर मान लो कोई एरोप्लेन क्रैश करना होता है, एरोप्लेन को अगर मिसाइल से उड़ाना है, अगर कंफर्म हो गया कि कोई एरोप्लेन सपोज दूसरे कंट्री का है या किसी डिजास्टर पर्पस से अगर घूम रहा है, तो उसको उड़ाने का जो कैपेसिटी है वो उस डिफेंस सिस्टम के अंदर है, वो भी एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट के ऊपर ही बेस्ड है। क्योंकि एरोप्लेन का स्पीड कैसे मेजर करेंगे, एरोप्लेन का स्पीड मेजर करने के लिए डॉपलर इफेक्ट ही काम में आता है। क्योंकि जो एंटीना होता है उसमें से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होते रहते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्लेन के साथ टकरा के वापस आते हैं, तो वापस आने वाले वेव्स और जाने वाले वेव्स इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में फिर से डिफरेंस आ जाता है because of the Doppler effect, and this difference can be used to calculate the speed of that aeroplane, and the speed of the airplane can be used to make the collision using the missile and so on. आगे चल के फिर उसको क्रैश करने का भी कैपेसिटी होता है। So all these are the applications of Doppler effect, and there are some limitations of Doppler effect as well. ठीक है, Doppler effect की limitations भी है, उसमें से एक दो तो मैंने कल ही बताया था ऑलरेडी। ये Doppler effect cannot be applied when speed of source or observer is very near to the speed of sound। लेकिन अगर साउंड के स्पीड के नजदीक अगर चला गया, जैसे तुमको पता होगा जेट प्लेन या फाइटर प्लेन जो होते हैं ना, उनका स्पीड ऐसे होता है 200 मीटर पर सेकंड या 300 मीटर पर सेकंड। अब ये तो साउंड की स्पीड के बराबर आ गया ना, ये साउंड का स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकंड, और 300 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है अगर कोई जेट प्लेन, तो इसका मतलब वो साउंड के स्पीड से थोड़ा ही कम स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से कम मूव कर रहा है। इतना फास्ट अगर कोई जेट प्लेन अगर मूव करेगा और वो आवाज भी अगर कर रहा है, तो उसकी वजह से जो डॉपलर इफेक्ट पैदा होगा उसके अंदर फ्रीक्वेंसी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसमें वो जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होगा, बट वी कैन नॉट अप्लाई दैट फार्मूला फॉर व्हिच इज यूज्ड फॉर डॉपलर इफेक्ट इन दैट केस। just because large number of errors enter into that, बहुत सारे एरर्स उसके अंदर आते हैं, और उसकी वजह से हम ये फॉर्मूला वहां पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन उस केस में हम एक अलग ही कांसेप्ट के अंदर या अलग ही एक क्राइटेरिया के अंदर एंटर करते हैं, जिसको सोनिक बूम्स वगैरह भी कहा जाता है। तुमने सुना होगा कि अगर बहुत ज्यादा अगर तीखा अगर साउंड अगर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसकी वजह से कभी कभी खिड़की के जो ग्लास के जो पर्दे हैं वो भी फट जाते हैं, तो ग्लास टूट जाता है इतना हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर हो तो इसीलिए जेट प्लेन वगैरह जो होते हैं, तो उनका जो स्पीड इतना ज्यादा होने की वजह से उनमें से सोनिक बूम्स निकलते हैं। ठीक है, दिस हैपेंस ओनली व्हेन द स्पीड ऑफ द प्लेन इज वेरी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ साउंड ऑलमोस्ट। तो ये सब चीजें हैं, और ज्यादा होगा तो फिर तो सॉल्व नहीं होगा। इवन इक्वल भी अगर होगा तो भी डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे। मतलब अगर किसी जेट प्लेन का स्पीड अगर 340 मीटर पर सेकंड है, जो कि एग्जैक्टली साउंड के स्पीड के बराबर ही है, तभी भी हम डॉपलर इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ये बता रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। सेकंड इज दैट डॉपलर इफेक्ट कैनॉट बी अप्लाइड इफ द सोर्स और ऑब्जर्वर इज नॉट मूविंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। मतलब सपोज ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है, अगर सोर्स इस तरफ या इस तरफ मूव हो रहा है, ठीक है, इवन ऑब्जर्वर भी अगर इस तरफ या इस तरफ मूव हो रहा है तो ठीक है, मतलब ये तो सब जो डायरेक्शंस है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलावा ही है ना। लेकिन अगर मान लो सोर्स इस तरफ मूव करता है, तो द इफेक्ट कैन नॉट बी अप्लाइड हियर। सपोज द सोर्स ऑब्जर्वर इज मूविंग इन दिस वे और इवन इन अदर डायरेक्शन लाइक दिस, इस डायरेक्शन में इस तरफ अगर मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में हम वो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बट सम मॉडिफिकेशन इज नीडेड टू डू दैट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन? यू कैन जस्ट रिजॉल्व दिस वेक्टर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगी। हां तो कंपोनेंट अगर आप यूज करेंगे तो यस, cos alpha will be used here. Cos alpha can be used, and if the suppose we see like beta and Vs, Vo is the or Vl is the speed of listener here,
सोचता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको VL into cos beta यूज करना पड़ेगा, and these two values will be used in that normal formula so as to get the correct answer. तो मतलब हमको resolved parts मतलब velocities के components यूज करने पड़ेंगे उस केस में जब अगर सपोज सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ नहीं, लाइन के अलाउंड नहीं, बल्कि दूसरे किसी डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो ओके, ये समझ कर लीजिए। और फिर तीसरी बात, ये डॉपलर इफेक्ट के जो फॉर्मूले है वो मॉडिफिकेशंस उसके अंदर करने पड़ते हैं अगर हम डॉपलर इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में जहां पे ऑलरेडी विंड फ्लो हो रहा है। सीधी बात है ना, अगर सपोज बहुत जोर से अगर हवा बह रही है तो उस केस में साउंड का जो स्पीड है वो या तो ऑब्स्ट्रक्ट होगा या तो ऐड होगा, मतलब इंक्रीज होगा। अगर मान लो जिस डायरेक्शन में मतलब जिस डायरेक्शन में हम साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब समझो ये सोर्स है और जैसे साउंड इस तरफ जा रहा है और अगर इसी डायरेक्शन में अगर एयर फ्लो हो रहा है हाँ, तो साउंड का स्पीड और एयर का स्पीड ऐड हो जाएगा, दैट विल बी द इफेक्टिव स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली, ठीक है। बट इफ सपोज एयर इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, then in that case the speed of air will get subtracted from the speed of sound. That will be the effective speed of sound actually, and that speed of sound, net speed of sound, should be replaced in the formula wherever it is to be applied. तो ऐसे सिचुएशन में हमको वो मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। All these are the applications of Doppler effect. ऐसा करो आपका जो न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में से मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट 5-6 न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी है, मैंने आज भी ऑलरेडी वाले वाले पे किए थे, तो एक बार चेक करो। आई जस्ट गिव द हिंट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार ठीक से, वेरी गुड, क्लास हो गया नहीं क्या बोलेगा यार ठीक है, पढ़ो फर्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ो से पढ़ो। Solve the following problems. First, a certain sound wave in air has a speed of 340 meter per second and wavelength of 1.7 meter. For this wave, calculate the frequency at period. Yes. देखो क्या करना है हमको, रिलेशन पता है, बिल्कुल v equal to n lambda यूज करना है, n मिल जाएगा आराम से, and once we get n we can just take its reciprocal and we can get the time period as well. सेकंड भी वैसे ही है, देखो सेकंड वाला tuning for frequency 170 Hz produces sound waves of wavelength 2 meter. यहाँ पे n दिया है, v is equal to n lambda, ठीक है, n दिया है, lambda भी दिया है, just multiply them together and get v, that's all. Next, थोड़ा जोर से, an echo sounder in a fishing boat receives an echo from a shoal of fish. Point for the speed of the sound in water second. How deep is the समझो ये समंदर है, मछली है, ठीक है, यहाँ से जब हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो ये इधर जाएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा 2d, अगर डेप्थ हमने मान लिया d है तो फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विल बी 2d ना, एंड दैट डिस्टेंस 2d शुड बी एक्चुअली इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बराबर, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है v जो कि 1500 दिया हुआ है और टाइम भी तो दिया हुआ है, 0.45, speed multiplied by time gives 2d, and if you just divide it by 2 then we can get the distance that is left, that's all. So there is a next fourth one. A girl stands 170 meter away from a high wall and claps her hand at a steady rate so that its clap coincides with the echo of the one before. A. If she makes 60 claps in a minute, what value should be speed of sound in air? Now she moves. ठीक है, ये भी सेम वैसे ही सिचुएशन है, देखो रैपिड डिस्टेंस दिया है, हाँ
समझो, this is the wall and this is the source of sound, and suppose she is clapping the hands, क्लैप कर रहे हैं और वहां पे भी वो भी कांस्टेंट रेट पे ताली बजा रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि मतलब जैसे वो पहली ताली बजा देती है तो उसके बाद ये इस तरफ जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, और जब यहाँ पे आएगा तब जाके दूसरी ताली को बजाती है। तो देख सकते ये वहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कांस्टेंट रेट से वो क्लैप कर रही है, ठीक है। बट इसका उसका जो क्लैपिंग का जो टाइम इंटरवल है वो एग्जैक्टली सेम है इको का, इको के टाइम इंटरवल के साथ। मतलब जब वो सेकंड टाइम क्लैप करती है तो उसको इको भी उसी समय सुनाई देता है, फिर सेकंड क्लैप का इको भी सुनाई देगा, और जब थर्ड टाइम वो क्लैप करेगी फिर से तब। और इट इज गिवन ऑलरेडी दैट शी इज क्लैपिंग विद 60 क्लैप्स, 60 क्लैप्स पर मिनट, मतलब हो गया 60 क्लैप्स पर 60 सेकंड्स, राइट। अगर 60 क्लैप इन 60 सेकंड्स मतलब 1 क्लैप इन 1 सेकंड ना, ओके। ये हो गया उसका टाइम इंटरवल, मतलब एक क्लैप का इको इधर से इधर तक आने के लिए कितना लगता है टाइम, 1 सेकंड लगता है। तो ये यूज करके हम फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं। डिस्टेंस तो दिया है ना, कितना है डिस्टेंस, 170 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड का, हाँ, तो स्पीड ऑफ साउंड अगर हमको निकालना है देखो यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना भी ट्रैवल किया जाएगा 2d, वो तो बोल सकते हैं वैसे 340 और d into t, तो 2d मतलब 2 into 170 it should be equal to v, this will find out into 1 second, 340. okay। So v will be equal to simply 340 meter per second, that's it। और आगे क्या पूछा है। Now she moves to another location and finds that she should now make 45 claps in a minute to coincide with successive echoes. Calculate her distance for the new position from the wall. Okay, मतलब अभी वो सपोज दूसरे किसी डिस्टेंस पे चल जाती है, यहाँ पे जो चली गई, फ्रीक्वेंसी भी कम होगा 45। हाँ, तो ये सब जो डिस्टेंस हमने मान लिया d है, ठीक है। और अभी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो है 45 क्लैप्स in 60 seconds, right। मतलब ये क्या हो गया, 1 clap in 60 upon 45 second, मतलब कितना हो गया 15 3 जा 15 4 जा, मतलब 4/3 seconds ना। मतलब टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो गया, 4/3 हो गया, समझा कैसे। तो अगर टाइम गैप इंक्रीज हो गया तो ऐसे केस में फिर डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि फिर से वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ से भी जब ट्रैक निकलेगा और यहाँ पे जाएगा और वापस यहाँ पे आएगा तो उसको जो टाइम लगेगा वो t है, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 2d as it is, so 2d must be equal to v into t again, but 2d is to be found out and v is given in this case here। समझा कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने निकाल दिया ना, तो साउंड का स्पीड ऑलरेडी हमको पता ही है, तो इसलिए वो हम यूज करेंगे यहाँ पे 340 into time t which is 4/3 here, so we can just 2 1s are 2 2s are, so we get t is equal to 680 upon 3, so almost 226.67 meter, this should be the distance। उसमें करेक्शन है, कितना है आंसर, 255 वो करेक्शन एक्चुअली, ऊपर में वही सॉल्व किया था। वो नया एडिशन में वो चलिए है। Sound wave A has period 0.015 second. Sound wave B has period 0.025 seconds. Which sound has greater frequency? ओके, देखो अभी पीरियड दोनों का दिया हुआ है ना, तो अगर पीरियड दिया है तो सीधी बात है कि जिसका पीरियड छोटा उसका फ्रीक्वेंसी बड़ा, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है। तो ऐसे केस में पीरियड पहले का कितना बोला है 0.015 बराबर, और दूसरे का कितना है 0.025, तो इसका पीरियड छोटा है ना, a we can say this is tb, तो इसका पीरियड छोटा है, तो na जो है वो उल्टा होगा इसका, तो बड़ा होगा।
this frequency of A will be greater than frequency of B. That's all. Next. At what temperature will the speed of sound in air be 1.75 times its speed at NTP? तो अभी इसके ऊपर इसके लिए तुमको स्क्वायर रूट वगैरह भी और लॉग टेबल वगैरह भी लगेगा। लॉग टेबल आएगा लेके आओ। बाकी के जो बचे हुए हैं और भी कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स है वो थोड़ा सा कल करेंगे। बट आई विल फ्रॉम दैट, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी डेली मिल रहे हैं सॉफ्टवेयर सैप के अंदर, ठीक है, तो वो सॉल्व करो। तुमने स्टार्ट नहीं किया है सर मैं निकल गया। इसको बोलो कभी करो स्टार्ट जल्दी। डेली का डेली पेंडिंग हो रहा है ना वो, और वो उसका डेट निकल जाता है, वो अभी से एक्सटेंड नहीं होता है। टेस्ट में 1 डे लगता है, 2 टेस्ट नहीं वो ठीक है, एक दिन करेंगे करने से कोई फायदा नहीं है, डेली कंसिस्टेंटली वो करो। जो किया जा रहा है उसी पर कोई बेस्ट है वो, तो आपको भी वो इंटरेस्ट भी आएगा। और उसमें से जो डाउट्स है वो सॉर्ट आउट करके रखो, उसकी स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट लेके रखो, हम डिस्कस करेंगे लेक्चर के अंदर, ठीक है।